हेलो एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? और होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार, आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो काफी न्यूज में चल रहा है आजकल। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसी पे हम लोग आज बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अ, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो है इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं कैसे ये आपकी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकता है, कैसे ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन होता क्या है? देखो, ऐसा है, जब चीजों के प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगे, when the prices of goods and services gradually rises, उसको हमने एक टर्म दिया है इन्फ्लेशन। यानी एक तरह से बोल सकते हैं महंगाई हो जाना। अब इसका इफेक्ट क्या होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे? इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए, उससे पहले आपको जानना जरूरी है डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। अब देखिए, एक टर्म है, ठीक है? कुछ ऐसा कुछ इसमें कुछ ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डिस्पोजेबल का मतलब है ऐसी इनकम जो आप खर्च कर सके। देखिए, आपकी कुछ ना कुछ सैलरी होती है, ठीक है? उसमें से जब हम टैक्स हटा देते हैं, जब आपकी इनकम में से जो भी आपने इनकम अर्न की है उसमें से जब हम टैक्स को हटा देंगे, टैक्स को हमने हटा दिया, तो जो बचती है वो होती है हमारी डिस्पोजेबल इनकम, जो कि हम खर्च कर सकते हैं। अब जब चीजें महंगी होने लगती हैं, हमारी इनकम सेम रहेगी। सपोज करिए हमारी इनकम है 100 रुपीज, उसमें से टैक्स कट गया 20 रुपीज, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होगी 80 रुपीज। अब जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम सेम रहे और चीजों के प्राइस बढ़ जाए, उससे क्या होता? उससे आपकी जो रियल डिस्पोजेबल इनकम है, रियल क्या होता है? रियल, देखिए, दो टर्म होते हैं इकोनॉमिक्स में, रियल एंड नॉमिनल। जब हम रियल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, कि ये 80 रुपीज कितने गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन बढ़ने से पहले अगर ये 80 रुपीज मान लीजिए 20x गुड्स बाय कर सकते हैं, तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा यानी इन गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, ये सेम इनकम आपको सिर्फ 18x गुड्स बाय करने की पावर रहेगी इन सेम आपकी सेम डिस्पोजेबल इनकम से। यानी आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, यानी आप जो चीजें खरीद सकते हैं वो कम हो जाती है। तो जब हम इनको चीजों के टर्म में हम अपनी इनकम को देखने लगे तो उसको बोलते हैं रियल। और जब हम मनी टर्म्स में 1000 2000 तो उसको बोलते हैं नॉमिनल। ठीक है, रियल नॉमिनल में आपको फर्क समझ में आ गया है? तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो आपकी इनकम में फर्क पड़ गया कि आप 80 रुपीज में पहले 20 गुड्स खरीद सकते थे, अब 18 गुड्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपकी इनकम कम हो गई। नॉमिनल इनकम नहीं, रियल इनकम कम हो गई। यानी आपकी पैसे में इनकम उतनी रहेगी, जितनी आप सैलरी 1 लाख 2 लाख जितनी भी आप अर्न कर रहे हैं वो उतनी ही रहेगी, बट उनसे जो आप चीजें खरीद सकते हैं वो कम हो जाए। ये तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हो गया आपकी इनकम पर। अब जानते हैं हम लोग कि इन्फ्लेशन जो है उसका डेटा क्या है और आरबीआई से क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन का। देखिए, जो हमारा आरबीआई है उसका काम है इन्फ्लेशन को एक उसको एक टारगेट दिया गया कि वो इन्फ्लेशन 4 ± 2% के अंदर रखे। देखिए, इन्फ्लेशन खराब चीज नहीं है। इन्फ्लेशन अगर इस रेंज के अंदर रहता है, इन्फ्लेशन अगर एक रेंज के अंदर रहता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे हम ग्रो कर रहे होते हैं, इससे पता चलता है कि हमारी ग्रोथ हो रही है।
लेकिन इन्फ्लेशन जब एक रेंज से बाहर हो जाता है तब वो हमें नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इसलिए आरबीआई को टारगेट दिया गया है कि वो इन्फ्लेशन को इस रेंज के अंदर रखें। देखिए अभी अभी डेटा आया है कि जो हमारा सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब ये सीपीआई क्या होता है? देखिए ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सीपीआई जो है वो एक तरह से एवरेज प्राइसेस बताता है कि एवरेज प्राइसेस गुड्स के क्या हैं, वो महंगे हो गए हैं या वो सस्ते हो गए हैं। अगर ये प्राइसेस 6% के अंदर रहे, 6 to 2% के अंदर हमारा इन्फ्लेशन रहे, तो आरबीआई बड़ा ही खुश है। अगर ये इससे बढ़ता है, कम होता है, तो आरबीआई को कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि हम जैन और फेब की बात करें, जैन और फेब की बात करें 2023 की, तो जैन में इन्फ्लेशन ज्यादा था, अराउंड 6.6 था आई थिंक। नाउ इट इज 6.4 अप्रॉक्स। तो इन्फ्लेशन तो कम हुआ है अगर हम मंथली बात करें, बट बट वो अभी भी टारगेटेड रेंज के अंदर नहीं है। तो आप जब भी देखोगे, जब भी इन्फ्लेशन आएगा, तो जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो क्या करेंगे? वो मनी सप्लाई को कम करेंगे। मनी सप्लाई को कम करेंगे। मनी सप्लाई को कैसे कम करेंगे वो लोग? मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई की सर्कुलेशन में कितना पैसा है कंट्री में, ठीक है, और उसको कैसे कम या ज्यादा करते हैं, ये काम होता है सेंट्रल बैंक का। ठीक है, अब जैसे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएं तो लोग लोन लेना कम कर देंगे, उससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो आप अभी देख रहे होंगे न्यूज में ज्यादातर क्या हो रहा होगा कि जो फेड है अमेरिका का, वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, हमारा आरबीआई जो है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। ठीक है? और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो चलिए अब अपना जो टॉपिक हो डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट। हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे। देखिए जो इन्फ्लेशन है, अगर हम थ्योरी में बात करें तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट करता है हमारे स्टॉक मार्केट, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट से पहले मैं कुछ बॉन्ड्स के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसको लोग ज्यादातर सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। बॉन्ड्स पे बात करना क्यों चाहता हूं मैं? क्योंकि अभी एक बैंक है जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की वजह से फेल हुआ है, सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, अब क्या हुआ, फेड्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को ईज करना था। इन्फ्लेशन एक टारगेटेड रेंज से बाहर हो गया था। इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो क्या होता है, बॉन्ड का प्राइसेस का रिलेशन इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ? यील्ड के साथ। यील्ड क्या होती है? बेसिकली बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट। तो जैसे ही बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट बढ़े, बॉन्ड प्राइसेस कम हो गए। बॉन्ड प्राइसेस कम हो गए मतलब आपकी जो वैल्यू, आपने जो चीज इन्वेस्ट की थी, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था, वो कम हो गया है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा? आपका कैपिटल कम हुआ, और यही रीजन रहा है, यही एक मेन रीजन है सिलिकॉन वैली बैंक के फेल होने का। ठीक है, ये हमने रिलेशन बॉन्ड के साथ पढ़ लिया कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो अगर आप बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हो तो भी आपका नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। देखिए अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज होती हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो इन्फ्लेशन इन कंपनीज को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो अगर कोई हमारी कंपनी है एबीसी, इसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो इसकी प्रॉफिट मार्जिन
कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन कम होगी तो जो कैश फ्लो है वो कम होगा, और कैश फ्लो कम होगा तो इसकी वैल्यू कम होगी। ये हम थ्योरी में बात करते हैं। अब देखिए इसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ता है और आपका मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है। एक तरह से बिजनेस साइकिल होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन ऊपर है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, चीजें महंगी हो जाएंगी, जो बोरोइंग कैपिटल है, जो ये कंपनी अगर बोरो भी करती है, ये तो हमने एक चीज समझी है, अगर ये कंपनी कुछ बोरो करके नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है जिससे इनकम बढ़ेगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब वो कैपिटल महंगा हो गया है, यानी अब वो जो फाइनेंस लेने वाली थी चीजें प्रोड्यूस करने के लिए, अब वो कैपिटल महंगा हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो वो अपना प्लान ड्रॉप कर देगी, मतलब इसकी ग्रोथ रुक गई एक तरह से फॉर अ टाइम पीरियड। तो ऐसे भी इंपैक्ट कर सकती है। तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन नेगेटिवली इंपैक्ट करता है स्टॉक मार्केट को, इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम होने लगती है, सर्विस, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम होगी तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, सर्विस इंडस्ट्री भी धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। इसी वजह से पूरा जो होता है डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रोथ उसी कम होने लगती है। अब देखिए दो टाइप की कंपनीज होती हैं, दो टाइप की कंपनीज होती हैं, वैल्यू स्टॉक होता है एक, और ग्रोथ स्टॉक होता है। वैल्यू स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक, जो वैल्यू कंपनीज हैं, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये आपको वैल्यू स्टॉक जो होता है आपको एक बोलते डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाता है, ग्रोथ स्टॉक जो होते हैं ये आपको प्रीमियम प्राइस पे मिलते हैं। इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा होता है, इसमें रिस्क कम होता है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है। जब इन्फ्लेशन होता है, ये स्टेब्लिश कंपनीज हैं, जब इन्फ्लेशन होता है तो इनका जो कैश फ्लो है इस पे इफेक्ट कम आता है, इसके कैश फ्लो पे इफेक्ट कम आता है। तो कंपेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स, ये कंपनीज वैल्यू स्टॉक्स जो होते हैं ये अच्छा परफॉर्म करते हैं इन इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट, और ग्रोथ स्टॉक्स जो हैं वो इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। ये एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हम वैल्यू स्टॉक पे जा सकते हैं। दूसरी चीज, नेसेसरी गुड्स कंपनी एंड लग्जरी गुड्स कंपनी। अब ये दो टाइप की कंपनी होंगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आईटीसी एंड लग्जरी एनी 5 स्टार होटल कंपनी, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन आएगा तो लोग क्या अपनी नेसेसरी चीज जो है उसको कंज्यूम करना छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, बट लग्जरी चीज को वो अवॉइड कर सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग, कि भाई अभी महंगी हो गई ये चीजें तो हमें अभी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो एक लग्जरी कार बाइंग डिसीजन को डिले कर दें, बट वो जो नेसेसरी आइटम्स हैं, आप खाना खाना तो नहीं छोड़ोगे, उनको वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो नेसेसरी गुड्स हैं, जो यूटिलिटीज हैं, यूटिलिटीज कंपनीज हैं, उनके स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो हमारी लग्जरी गुड कंपनीज हैं इनके स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जब हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग इकोनॉमी हो, जब हम इन्फ्लेशन से, जब हमारी हाईएस्ट ग्रोथ से हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, ये तब की बात। तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे वो आपको इंपैक्ट करता है, कैसे वो स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करता है, और किस चीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। होप करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक टॉपिक के बारे में, इन्वेस्टमेंट टॉपिक के बारे में, या मैथमेटिक्स को समझने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो उसको जानना भी जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।